नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है असीमता। असीम आंसुओं के सैलाब के बीच भूखी प्यासी ठंड से ठिठुरती जमीन पर बैठी थी। निर्मेश कितनी निर्ममता से उसे बांस की छड़ी से मारकर इस कमरे से जा रहा था। घर में रिनोवेशन का काम चल रहा था। पहली मंजिल से इस कमरे की खिड़की निकलवा दी गई थी। बाहर जनवरी की बारिश, शायद ओले भी पड़ रहे थे। असीम दौड़कर दरवाजे तक गई। ये दरवाज़ा तो फूलकर जाम हो चुका था। निर्मेश उसे बस खींचकर चला गया और अब वो अंदर से खुल ही नहीं सकता था। ओह, पल भर की सारी योजना उसके समझ में आ गई। पूरा शहर शीतलहर की चपेट में था। ठंड को मौत का हथियार बनाया था उसने। तो क्या निर्मेश इस हद तक गिर सकता है? ओह, मैंने पहले क्यों नहीं समझा, क्यों अपने स्तर पर समस्या को हल करने की कोशिश करती रही। जीवन में दिए आंसुओं का खारा पानी मन में मैले कागज को साफ कर चुका था। रहे सहे गिले भी मौत के भय से जाने कहाँ अदृश्य हो गए। अब असीम अतीत के झरोकों में रिश्तों की ममता और फिक्र की इबारत को साफ पढ़ सकती थी। समझ सकती थी कि उसने क्या क्या और कहाँ गलतियाँ की हैं। अच्छी परवरिश, शिक्षा और परिस्थितियाँ, सब कुछ तो था उसके पास, पर उसकी आत्मा पर तो जैसे किसी बागी योद्धा का भूत सवार रहता था। माँ पापा की नौकरी उन्हें बहुत व्यस्त रखती थी। ऐसे में बच्चे को समय न दे सकने के कारण आत्मग्लानि के शिकार अभिभावकों का अतिरिक्त लाड ही शायद आरंभ में उसके उदंड होने का कारण बना हो। पर जैसे जैसे ये उदंडता समाज की प्रताड़नाओं का कारण बनती गई, असीम की खुद को समझदार साबित करने की कोशिशें अधिकतर खतरनाक होती गई। आए दिन शरारतों से तंग मम्मी पापा सिर्फ डांटते हो, ऐसा नहीं था। पापा अक्सर तरह तरह के खिलौने लाते, उसके साथ खेलते और उसे अपनी ऊर्जा उन खिलौनों में लगाने को प्रेरित करते। मम्मी उसकी मनपसंद डिश बनाकर गोद में लिटाकर समझाती कि ये दुनिया फूलों की सेज नहीं है। जो आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास दुनिया का सामना करने के लिए ज़रूरी है, वो केवल एक लक्ष्य निर्धारित करने पर उस पर संजीदगी से मेहनत करने से आएगा। असीम पर इनका प्रभाव भी पड़ता और वे संजीदा होने की कोशिशें भी करती, पर जब इसका कोई प्रभाव परीक्षा फल में न दिखता तो महत्व की प्यास और असफलता की खींच में उसका मन किसी दूसरी ओर भटक जाता। अध्यापिकाओं की प्रताड़नाएं उसकी खींच और खुद को साबित करने की जिद और बढ़ा देती, मगर बेचारी इस जिद में जब भी जो भी किया, न जाने क्यों जमाने की नज़र में उदंडता होती थी। समय के साथ ये जख्म नासूर बनता गया। स्कूल के अंकों के आधार पर किसी अच्छे कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल रहा था। ऐसे में स्पोर्ट्स कॉलेज ज्वाइन करने का सुझाव रखा गया तो ये बात असीम को भा गई। एनसीसी में अच्छा रुझान और अंक होने के कारण चुनाव भी आसानी से हो गया, मगर खेल जब पढ़ाई बन गए तो मन उनसे भी उबने लगा, क्योंकि बताई गई लीक पर चलना असीम को कतई पसंद नहीं था। जब कैंपस इंटरव्यू में कहीं चुनाव नहीं हुआ तो असीम घर बैठ गई तो मम्मी का व्यवहार तल्ख होने लगा। एक दिन बिना किसी को बताए वे पहुंच गई एक नौकरी के इश्तिहार में बताई जगह पर, लेकिन जब वहाँ का माहौल देखा तो होश उड़ गए। वे तो पापा उसके इरादे भांपकर उसके पीछे वहाँ पहुँच गए थे, वरना घर लौटी तो आत्मगिलानी से भरकर धीरे से बोली थी, अब तो मैं बरी हो गई हूँ। मैंने सोचा कि, पर मम्मी ने झल्लाकर बात काट दी थी। क्या सोचा? यही कि दुनिया पागल है जो इतने कम अंक लाने वाले को नौकरी बांट रही है। और तूने सोचा ही क्यों? भगवान के लिए अब बस भी कर। गर्व महसूस कराने वाली कोई बात तो कभी की नहीं। कम से कम शर्मिंदा करने की कोशिश तो छोड़ दे। यौवन की दहलीज पर पहुंची थी कि सुकेश चाचा के लड़के की शादी में निर्मेश से मुलाकात हुई। वो पहली ही नज़र में उसका जो दीवाना हुआ कि उसकी प्रशंसाओं ने असीम की बरसों की महत्व की भूख मिटा दी। उसने असीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो असीम के कदम जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गए। पर मम्मी को बताया तो वो क्रोधित हो गई। 2 दिन के अंदर तुझे प्यार भी हो गया, और ऐसे प्यार को निभाएगी कितने दिन? अभी तेरी उम्र ही क्या है, काबिलियत ही क्या है
किसी एक चीज़ को तो आज तक जिम्मेदारी से पूरा करके दिखाया नहीं हूँ। शादी क्या खेल है? रिश्तेदारों के सामने अस्तित्व पर की गई ये चोट असीम को रुला गई। उसने मन ही मन संकल्प ले लिया कि शादी को तो वह हर हाल में निभाकर दिखाएगी। रिश्तेदारों के समझाने पर मम्मी पापा रिश्ते की बात करने गए। तब तो वे लोग बड़ी सभ्यता से मिले थे, पर बड़े प्यार से एक एक कर खर्चा बढ़ाते गए थे। पहले तो हर रस्म के लिए गहने, कपड़े का चुनाव, पार्लर बुक करने की आपाधापी, संगीत में कौन सा डांस करना है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के आगे असीम ने इन बातों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। लाखों कैश भी उन्होंने निर्मेश का नया व्यवसाय जमाने के बहाने ले लिया। तो असीम को बातें चुभी तो निर्मेश से कहती तो वे बड़े प्यार से ही उसे समझा देता कि वे बिल्कुल चिंता ना करे, अभी वो बड़ों के बीच में बोल नहीं सकता। पर शादी के बाद और असीम फिर सुंदर सपनों में खो जाती। संगीत में मस्ती का माहौल था। तभी कोई विदाई गीत चलने लगा और मम्मी की पलकें भीग गई और असीम की महत्व की भूख तृप्त हुई। मेरी विदाई में तुम बहुत रोगी ना? उसने निगाहों में प्यास भरकर पूछा। न बाबा, ना मुसीबत के टलने पर रोना कैसा? मैं तो तुझे विदा करके निश्चिंत होकर सोऊंगी, मम्मी ने हंसी में कहा था, पर उसके दिल में चुभ गया और पलकें भीग गई थी। पापा ने तुरंत मम्मी को टोका था। मम्मी को भी अपनी गलती महसूस हुई थी और दोनों ने उसे गले से लगा लिया था। शादी के बाद उसके रंगीन ख्वाबों का महल धराशायी होने में समय नहीं लगा था। जैसे जैसे निर्मेश के मद भरे साथ की खुमारी उतरती गई, वैसे वैसे उसकी सोच का कालापन साफ नजर आने लगा था। ससुराल वाले हर त्योहार पर किसी ऐसे बहाने से कोई मांग रख देते कि मम्मी पापा मना न कर पाते। इतने पैसों का बंदोबस्त कैसे हो रहा है, सोचकर वे परेशान रहने लगी। ससुराल वाले दिखावे और विलासिता के खर्चे इतने अधिक थे कि पैसे किधर से आए और किधर निकल गए पता ही नहीं चलता। सास ससुर के व्यवहार में तो शुरू से ही तिरस्कार था। निर्मेश भी बदलने लगा और एक दिन उसके काले इरादे खुलकर सामने आ गए। उसने साफ कह दिया कि उसे महंगी कार चाहिए और उसका इंतजाम असीम के घर वाले को करना पड़ेगा। पहली बार निर्मेश ने खुद इतने तल्ख स्वर में कोई मांग रखी, वो भी इतनी बड़ी, तो उसका आत्मसम्मान जाग उठा। वे संभल कर दृढ़ स्वर में बोली, अब मैं मम्मी पापा से तुम्हें कुछ भी मांगने नहीं दूंगी। मगर जिस दिन उसने अपना ओजस्वी रूप दिखाया, उसी दिन एक निर्मम तमाचे के रूप में निर्मेश का आपराधिक रूप भी देख लिया। चोट शरीर से ज़्यादा मन पर लगी। नहीं, वो एक पढ़े लिखे घर की बेटी है। वो ना आत्मसम्मान पर लगी चोटें सहेगी, ना शारीरिक प्रताड़ना। यही सोचकर उसने बैग पैक करना शुरू ही किया था कि अतीत की बातें मन की तहों से निकलकर शोर मचाने लगी। आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है। ससुराल में न निभी तो कौन तेरा बोझ उठाएगा? कब तक तेरी वजह से समाज के ताने सुनूंगी? मुझे गर्व महसूस कराने का एक अवसर तो दे। ये लड़की मुझे कभी चैन से नहीं जीने देगी। ऐसे प्यार को निभाओगी कितने दिन? 2 दिन में वापस ना आ खड़ी हो तो कहना। अब तो बरी हो जा, निभाना सीख। और असीम बरी हो गई, निभाना सीख गई। उसका अपना मन मम्मी की तरह नॉन स्टॉप उपदेशवाचक बन गया। आत्मनिर्भर होने की कोई भी काबिलियत तो है नहीं उसमें। कैसे जिएगी? जो रिश्तेदार उसके मम्मी पापा सिर्फ इसलिए चिढ़ने लगे थे कि उन्हें घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया था, वो मम्मी पापा से क्या नहीं कहेंगे? और माँ का वो जहर बुझा तीर मुसीबत, उसने तय किया कि उसे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है। मम्मी पापा को वह अपनी वजह से और नहीं टूटने दे सकती। वो समाज को मम्मी पापा को ताने देने का और अवसर नहीं देगी। वो अपनी समस्या खुद हल करके उन्हें गर्व महसूस कराकर रहेगी। फिर शुरू हुआ संघर्ष, पहले निर्मेश को प्यार से, फिर लड़कर जीतने का। लेकिन उसकी हर कोशिश के साथ निर्मेश की क्रूरताएं बढ़ती गई। मारना पीटना, खाना न देना, कमरे में बंद कर देना आम बातें हो गई। लेकिन जब भी असीम मायके का रुख करने की सोचती, अतीत की बुरी यादें उसे जकड़ लेती। लेकिन आज वो सारी बुरी यादें आंसुओं में धुल गई थी। सिर्फ एक बात रह रहकर याद आ रही थी। विदाई के समय मम्मी पापा ने उसे गले लगाकर खूब रोने के बाद कहा था, तू हमारी जान है, हमारी सोन चिड़ैया। और उनका गला भर्रा आया था। सहसा असीम को लगा
मम्मी पापा दोनों हाथ फैलाए उसे पुकार रहे हैं। मेरी सोन चिड़ैया, तू खतरे की खिलाड़ी है, तू ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती, हमें छोड़कर नहीं जाना। थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी संजीदगी, थोड़ी सी एकाग्रता। असीम के दिल में बैठे मम्मी पापा ने हौसला दिया तो दिमाग दौड़ने लगा। यादों का पिटारा खुला। छोटी थी जब माँ का उनके साथ पार्क में उस पर निगरानी करने आना उसे भी कभी न भाता। पेड़ पर चढ़ना असीम को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उस पेड़ की खो में एक बड़ा सा सांप देखा गया तो माँ ने वहाँ जाने से मना किया, पर असीम कहाँ मानने वाली थी। उसे तो दिखाना था कि वे अपनी हिफाजत खुद कर सकती है। उसे नहीं जरूरत किसी के सहारे की। मगर छिपते छिपाते ऊपर पहुंची ही थी कि नीचे से सांप को चढ़ते देख सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी कि सुना माँ नीचे से पुकार रही है, कूद जा जल्दी, नीचे मिट्टी है, ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। बहुत ऊंचा है माँ, वो सिसकते हुए बोली थी। तू जब शाखा पकड़कर लटकेगी तो तेरी हाइट जोड़कर ऊंचाई कम हो जाएगी, कूद। और वो कूद गई थी। असीम का दिमाग दौड़ना शुरू हुआ। पहली मंजिल की ऊंचाई 12 फीट, कपड़े जुड़कर 3 फीट, उसकी ऊंचाई 5, तो पाँव से ज़मीन की दूरी होगी 4 फीट। असीम को लगा मम्मी कह रही है कूद जा जल्दी, 4 फीट तो तू कूद ही सकती है। भले ही वो साड़ी या दुपट्टा नहीं पहनी थी, पर कमरे में छोटे छोटे डस्टर पड़े थे और उसे क्लाइंबिंग वाली नोट बनानी आती थी। नीचे नई खिड़की के लिए कांच रखे थे, बबल सीट में रैप किए। असीम को याद आया था कि फेवरेट प्रोग्राम बैकयार्ड साइंस में बताया गया था, बबल सीट एक बेहतरीन इंसुलेटर होती है। असीम का दिमाग तेज़ी से काम करने लगा। आनन फानन में बबल सीट ऐसे पहनी कि उसके हाथ पैर स्वतंत्र थे। गेट पर ताला बंद था, पर असीम को अनुभव था कि हर तरह की बाधाएं पार करने का, लेकिन गेट पर चढ़ने के पहले प्रयास में गिर गई, फिर हाथ छिल गया। असीम को याद आई बाधा दौड़ की प्रतियोगिता और पापा का अपनी सीट से उठकर चिल्लाना, तू कर सकती है, कम ऑन असीम। कितनी तालियां बजाई थी पापा ने जब एनसीसी के प्रदर्शन में बाधा दौड़ में ऊंची दीवार चढ़ी थी। हाँ, वो कर सकती है। और असीम गेट चढ़ गई। फिर फांदना क्या मुश्किल था। दिमाग चल रहा था कि थोड़ी दूर के चौराहे पर जाकर किसी परिवार वाली गाड़ी से मदद मांगनी है। उसे सतर्कता के नियम याद थे। मोबाइल तो हम किसी अजनबी के हाथ में नहीं देंगे, आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, कार के अंदर बैठी सभ्य महिला ने सकुचाते हुए कहा। तो असीम का जवाब जाहिर था, आपकी कार पोंछ देती हूँ, जितने ठीक समझिए रुपए दे दीजिए। रुपए मिलने के बाद पीसीओ ढूंढना मुश्किल था, पर बचपन की शरारतें और जिंदगी के क्रूर अनुभवों से मिले सबक ने उसे जो हिम्मत दी थी, उसने उसे पीसीओ तक पहुंचा ही दिया। फ़ोन पर मम्मी की आवाज़ सुनते ही सारी हिम्मत, सारी बहादुरी, सारी सतर्कता धराशायी हो गई। पहले तो मुंह से बोल नहीं फूटे, जब फूटे तो हिचकियाँ ऐसी बंधी कि होश ही नहीं, क्या बोल पाई क्या नहीं, और क्या समय ख़त्म। हाथ में एक सिक्का और था और मन में इतनी घुमरन की बताने की सदियां लग जाए। पर असीम ने खुद को समेटा। जब मन संयत हो गया तो फिर से फ़ोन किया। अब की सबसे पहले अपनी लोकेशन बताई, फिर परिस्थिति। मम्मी इस साहस पर दंग रह गई। शाम तक मम्मी पापा पहुंच गए। उन्होंने देखकर पूरी रात फिर पूरा दिन जगी असीम जैसे बेहोश सी हो गई। 1 महीना गुजर गया था, शरीर स्वस्थ हो गया था, पर मन अपने कमरे में अकेली बैठी शून्य को घूर रही थी कि मम्मी पापा एक साथ आकर उसके पास बैठ गए। यूं तो अब मम्मी पापा उसे ज़्यादा देर अकेला नहीं छोड़ते थे, पर इस समय वो ऐसे आकर बैठे थे जैसे कोई बात करना चाहते हो। असीम के मन में बचपन से सुने लाखों उपदेश कौंधने लगे। एक झंझावत सा चल रहा था मन में जब पापा का प्रश्न उसमें आकर धंसा, अब आगे क्या करने की सोची है बेटा। असीम को लगा जैसे उसके अंदर हीनता और आत्मगिलानी का कोई ग्लेशियर पिघलने लगा है। आप ठीक कहते थे पापा, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। नहीं, पापा ने उसे अपनी बाहों में नहीं समेटा। थोड़ा शांत करने के बाद उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर सीधे उसकी आंखों में झांका। मैं गलत था, मेरी ओर देख और ध्यान से सुन। गलत हम भी थे,
हाँ, गलत तू भी थी कि तूने आत्मनिर्भरता पाने वाली किसी चीज़ में संजीदगी से ध्यान नहीं लगाया। पर हम गलत इसलिए थे कि जाने अनजाने में हम तुमसे वह कह गए जो कहना चाहते ही नहीं थे। हमने ये कभी नहीं कहना चाहा कि तू किसी काबिल नहीं है। पापा की दृढ़ और स्थिर आवाज़ में ढेर सारी ममता घुली थी। और अगर अंकों के आधार पर तुझे ये लगने लगा कि तू किसी काबिल नहीं है, तो इसमें गलती हमारी भी थी, पूरे सिस्टम की थी और तेरा नहीं। हमारा फेलियर था कि तुझे अन्याय का विरोध करने का आत्मविश्वास नहीं दे सके। माँ ने पापा की बात पूरी की। नाकाबिल तू नहीं, ये समाज है जिसने तेरे मन में हीनता भरी। तूने तो वो काबिलियत दिखाई है जिसके लिए तुझे बहादुरी का पुरस्कार मिलना चाहिए। हमने जो पढ़ाया वो भले तूने ना पढ़ा हो, जो सिखाना चाहा वो भले तू ना सीखा हो, पर तूने वो सब जाने अनजाने अपनी शरारतों में जान सीख लिया जो दुनिया का सामना करने के लिए ज़रूरी है। इतनी मुश्किल परिस्थिति से अपनी जान बचाना, फिर इतनी सूझबूझ से हमसे संपर्क करना, हमारे पहुंचने तक भूख प्यास नींद से जूझते हुए शरीर और मन को सुरक्षित और संयमित रखना, ये सब आना भी जीवन के लिए इतना ही ज़रूरी है जितनी कि आत्मनिर्भरता के लिए की जाने वाली पढ़ाई। मैं तो ये सोचकर ही सिहर जाती हूँ कि कैसे तूने इतने दिन माँ की पलकें भर आई तो असीम का ध्यान उधर गया। उनकी सूजी आंखों में विषाद की गवाहियाँ देख वो तड़प उठी। वो अपने ही दर्द में उलझी थी। उसने अपने दर्द में क्षुब्ध मम्मी पापा की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया था। प्यार की तपिश पाकर उसका दर्द पलकों से झरती नदी बन गया। माँ ने उसे बाहों में समेट लिया। आज रो ले जितना रोना है, फिर इस नई डरी सहमी निराश असीम को विदा करना होगा। हमें अपनी वही चंचल जुझारू और हाँ लड़ाकू असीम वापस चाहिए। हमें लंबी लड़ाई जो लड़नी है। हम अपनी सोन चिड़ैया को सताने वाले को दूसरी सोन चिड़ैयाओं को सताने के लिए आज़ाद नहीं छोड़ सकते। माँ ने कहा तो पापा ने पूरा किया, और साथ ही जो पहले नहीं किया वो अब करना है। आत्मविश्वास के लिए, आत्मसम्मान के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयारी शुरू भी करनी है। हम तुझे तेरा वजूद वापस दिलाकर ही रहेंगे, लेकिन इसके लिए पहले तुझे समझना होगा कि जैसे तू सिर्फ एक पत्नी नहीं है, वैसे ही सिर्फ एक बेटी भी नहीं है। तेरा अपना एक वजूद है। असीम को आज मम्मी पापा की बातें निरर्थक उपदेश नहीं लग रही थी। अपने वजूद को पाने का सपना उसकी आंखों में विस्तार पाने लगा था। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।